Good evening students, good evening friends, regards from Singh coaching classes. Today we are going to learn subject economics for the 12th standard Maharashtra board. So here economics, we know that what is the economics. This is the first chapter for economics, introduction to micro and macroeconomics. In this chapter we are going to learn what is the microeconomics and what is the macroeconomics, because this is the basic concepts of the micro and macro, because without these concepts we cannot able to teach, learn or understand the economy as a whole or as a single. So first of all we focus on the definition of economics. व्हाट इज इकोनॉमिक्स, जैसे हिंदी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र. उसका नाम ही है अर्थशास्त्र, मतलब रिलेटेड टू मनी. मनी, द स्टडी ऑफ मनी, एक्टिविटीज ऑफ मनी, वेयर मनी फ्लोज, वेयर द फंड्स फ्लोज, वेयर फंड्स गोज, दिस ऑल एक्टिविटीज कंबाइंड टुगेदर एंड नोन एज द इकोनॉमिक्स इन द लेमन डिफिनेशन. बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, economics is the social science. Please focus. Economics is the social science that studies the production, distribution and consumption of goods and services. Means economics एक ऐसा साइंस है. Economics is also a part of science. ऐसा नहीं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दिस इज द साइंस. नो, बिकॉज साइंस, हम जानते हैं कि साइंस क्या है. साइंस इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डिपेंड्स अपॉन द थ्योरी एंड कंटिन्यूअस चेंज. सो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड फॉर दैट थिंग्स. तो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं सोशल साइंस की. इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडी, क्या चीज की स्टडी है, द प्रोडक्शन रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज, फार्मर, एग्रीकल्चरल, एनीथिंग्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज to retail to individual consumers, that are called distribution. And consumption, this is the final end of the economics. Without consumption there is no complete of the theory of any economics, because consumption क्या होता है, जहां पे कोई भी गुड्स या सर्विस खत्म हो जाए, मतलब उसके बाद उसकी कोई उपयोगिता न बचा रहे, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन. एंड दिस प्रोसेस डन बाय कंज्यूमर. और ये कौन कंप्लीट करता है, कंज्यूमर मींस कस्टमर, जो फाइनल एंड कस्टमर होते हैं. जैसे कोई भी सर्विस, मैं मोबाइल ले लिया, मोबाइल में अगर सपोज डेट कोई भी एक कंपनी वाले ने एमआई हो गया, नोकिया हो गया, एक मोबाइल फोन बनाया, तो प्रोडक्शन तो हो गया. डिस्ट्रीब्यूशन, उस प्रोडक्शन कंपनी से निकल करके स्टॉकिस्ट के पास आ गए, रिटेलर के पास आ गए, डीलर के पास आ गए, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. लेकिन कंजप्शन कौन होगा, हम आप इंडिविजुअल पर्सन जब उस दुकान से उस मोबाइल को खरीद लेगा, तो दैट्स इनकम्प्लीट consumption of the goods and service. So this is the economics. Here there are two types of the economics basically. आगे जाएंगे तो और हो सकते हैं, और भी है, मैं बताऊंगा बात. बट in this chapter we are learning only about two types of the economics. One is the microeconomics and another is the macroeconomics. जैसे नाम से ही है, माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो मीन्स छोटा, मीन्स इंडिविजुअल. माइक्रोइकोनॉमिक्स डिनोट्स द इंडिविजुअल person, consumer or producer. This is nothing. A study of the individual production, customers, consumers, it comes in the microeconomics. And microeconomics what? Macro is aggregate, मतलब whole. Study as a whole. Whole means the region, नेशन, इंटरनेशनल, जहां पे हम पूरी एक रीजन का, एक क्षेत्र का, राष्ट्र का, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल की स्टडी करते हैं, दैट्स कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स. और माइक्रो एज ए पर्सन, इंडिविजुअल, जैसे कोई एक छोटा सा कंपनी जहां पे स्टार्ट हुआ, दिस इज द माइक्रो. और जब हम एक देश के आयात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है बिटवीन द टू कंट्रीज, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. और अनदर थिंग्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चीज और होता है. माइक्रो होता है बॉटम टू अप अप्रोच, और मैक्रो क्या होता है, टॉप टू डाउन अप्रोच. यहां पे दो चीज और इंपॉर्टेंट है समझने लायक. माइक्रो मीन्स बॉटम टू अप अप्रोच एंड माइक्रो मीन्स टॉप टू डाउन अप्रोच. इसको मैं एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूं, सेल्स की भाषा में. माइक्रो छोटे में क्या है, बॉटम, नीचे से ऊपर. सेल्स कंप्लीट होगा तो कंपनी की ऊपर की जो टारगेट है, जब सेल्स कंप्लीट हुआ हमारा, तो ऊपर का जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ, मतलब बॉटम टू टॉप. देन कंजम्पशंस कंप्लीट, इकोनॉमिक्स कंप्लीट. और जब हम एक छोटा माइक्रो पे लेके चलते हैं, माइक्रो पे क्या होता है,
तो हमने क्या होता है माइक्रो में भी टारगेट होता है, लेकिन कहां पे होता है, टॉप में होता है, क्योंकि एज ए होल, माइक्रो मीन्स एज ए होल, तो प्रोडक्शन जहां पे होती है, प्रोडक्शन होती है कंपनी में, तो वहां पे टारगेट एज ए कंपनी के लेवल पे हुआ और वो फ्लो हुआ नीचे डाउन की तरफ टू द कंज्यूमर की तरफ। तो दोनों तरफ है, माइक्रो में नीचे से ऊपर और उसमें ऊपर से नीचे। तो दीज आर द ऑलवेज फॉर द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक चीज और है, अब ये देखिए, अगर मैं माइक्रो में लेता हूं तो इन्वेस्टर्स के लिए अगर मैं कर सकता हूं, अगर मैं एग्जांपल दूं, इन्वेस्टर चाहे फिशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बोलूं, तो माइक्रो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एनालिटिकल टूल है, इट इज यूज्ड एज अ एनालिटिकल टूल फॉर बजटिंग, फिशियल इकोनॉमिक्स, फिशियल पॉलिसी, दिस इज डन फॉर द माइक्रो। एंड इट दिस माइक्रो में हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ ए चूज सिक्योरिटी। जैसे अगर हमें आज इन्वेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज में कौन सा बॉन्ड लूं, ये फिक्स डिपॉजिट करूं या मैं म्यूचुअल फंड लूं, क्या करूं। तो एज ए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एनालिटिकल टूल, और यहाँ पे हम देखें तो एनालिसिस ऑफ चूज ऑफ सिक्योरिटीज, फंड्स, इटीसी इनके इंडिविजुअल बेसिस। सो हियर आई थिंक इकोनॉमिक्स का ये पूरी डिफिनीशन एंड माइक्रो और मैक्रो का कंप्लीट हुआ। अब हम देख रहे हैं तो मेन ब्रांच है इसका क्या क्या है इकोनॉमिक्स के, जैसे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं इसमें देखूं अगला स्टेप, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। डियर फ्रेंड्स, हमने अभी देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन। मैं एक लाइन में और डिफिनीशन इसको यहाँ पे दे करके फिर स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये डिफिनीशन में आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं बोलता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक। माइक्रोस्कोपिक, जैसे हम बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा की जो स्टडी करते, जो नेकेड आई से नहीं देखते, माइक्रोस्कोपिक छोटा। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक मीन्स इंडिविजुअल, छोटे का जो स्टडी है वो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब ये आते हैं हम स्कोप के ऊपर। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैं वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द माइक्रो इकोनॉमिक स्कोप इन द 3 पार्ट्स। तीन तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकेंड इज द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, एंड थर्ड इज द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में आपको 2 चीज़ आते हैं, डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस। मैं अभी सबका डिटेल्स भी बताऊंगा, मैं आपको इससे बता। थ्योरी ऑफ फैक्टर में क्या आता है, फैक्टर प्राइसिंग में रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में इकोनॉमिक इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, इफिशियंसी इन कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। ये एक तरीके से देखा जाए तो एक ऑपरेशन है ये। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हमने बोला था ना, वो हम लोग जैसे जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, जस्ट उसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है, छोटे से पॉइंट पे जाकर के स्ट्राइक करना, एकदम टारगेट ओरिएंटेड काम करके वापस आना, सर्जिकल स्ट्राइक है। उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स के चार्ट है, अगर हम इसको फ्लो करते हैं। अब ये देखिए, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में है द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ध्यान दीजिए, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई on the individual or micro economics is concerned इंडिविजुअल सेक्टर पे। तो इसमें देखिए मैंने क्या बोला कि डिमांड एंड सप्लाई, एक चीज़ मैं अभी एग्जांपल में लेकर के करूँगा ना ताकि पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो 2 फैक्टर में इसमें आएंगे, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर, सेकेंड डिमांड एंड सप्लाई जो यहाँ पे मैंने लिखा है, और कंज्यूमर बिहेवियर भी एक होता है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो अब देखिए, अगर अभी जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कोरोना का जो टाइम था अभी, तो अभी सभी जगह हमने एक चीज़ क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी हरी सब्जियां हैं, जो नेसेसिटी वाली गुड्स है, हरी सब्जी, वो महंगा हो गई थी। क्यों महंगा हुआ था, क्योंकि उसकी सप्लाई कम था ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसकी सप्लाई कम हो गई मार्केट में, और डिमांड जो डेली ज़रूरत की चीज़ है, डिमांड तो सेम का सेम रहा। तो डिमांड ज़्यादा रहा, सप्लाई कम हुआ, मार्केट में उस प्रोडक्ट की स्कार्सिटी हो गई। जब वो स्कार्सिटी हो गई तो यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि वो चीज़ मिलता नहीं है। जो चीज़ जल्दी नहीं मिलता है वो महंगा हो जाता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी भी रहता है। सेकेंड चीज़ ये क्यों होता है, ये इंसान, ये ह्यूमन बिहेवियर है, स्टोरेज के फैक्टर से। अरे यार लॉकडाउन लग गया है, अब क्या है, सब्जी भाजी नहीं मिलेगी, चावल दाल नहीं मिलेगा, चलो मैं 2 महीने के लेकर के स्टोर कर देता हूँ।
एक आदमी ने स्टोर कर दिया, वो तो लेकर के स्टोर किया, लेकिन और दूसरे तीसरे चौथे के इंडिविजुअल को वो उतने चीज़ों की स्कार्सिटी होते जाती है, तो जिसकी वजह से क्या है, कंजम्पशन, उस समय कंजम्पशन बढ़ जाता है। भले वो 2 महीना उस चीज़ को खाएगा, लेकिन एट ए टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कंजम्पशन बढ़ गया, लेकिन सप्लाई तो उतना ही लिमिट में है, सप्लाई कम हो गया तो उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। सेकंड मैंने क्या बोला था, कंज्यूमर बिहेवियर। अब ये इंडिविजुअल प्रोडक्शन में जो कंज्यूमर बिहेवियर की जो कंजम्पशन होता है, अभी हम एक चीज़ लेते हैं एग्जाम्पल, अगर अभी कोरोना का वैक्सीन बन जाए तो कोई भी इंसान उस वैक्सीन के लिए 15,000 20,000 देने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर अभी साधारण एक वैक्सीन के लिए उतना कोई मांगे तो बोला यार क्या आदमी है, कैसा बात करता है, इतना महंगा होता है क्या। लेकिन उस प्रोडक्ट के लिए, कोरोना के लिए, उस पॉइंट पे अभी के समय में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हर एक कस्टमर के लिए, हर एक कंज्यूमर के लिए, तो प्राइस देता है। अब ऐसे ही ट्रेन का तत्काल टिकट ले लीजिए, प्लेन का भी जो हम लोग बोलते हैं ना, ये प्रीमियम फेयर। What is the premium fare? Premium fare is also for the theory of product pricing. जो फ्लाइट की जो फेयर डिसाइड होता है प्रीमियम फेयर के ऊपर होता है। ये सारे कि मतलब हमें अभी बहुत अर्जेंसी है, मुझे यार चाहिए तो पैसे दे दो। अभी देखो जो गांजा ऊंजा पीने वाले होते हैं, शराब पीने वाले, उनको अगर ना मिले तो उस एक बोतल के लिए 1 लाख रुपये दे देंगे, अगर उनको पक्का लत लग गई तो ये सारे हमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है। सेकेंड, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। यस, सेकेंड वन इज द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। हम लोग यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कॉमर्स की पढ़ रहे हैं बुक, इकोनॉमिक्स से। हमने ये कॉमर्स में जब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो सीधा से अपने दिमाग में क्या आता है, रेंट, वेजेज, ये सब कहाँ पे जाते हैं, फैक्ट्री को सीधा जाएंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सेम चीज़ है फैक्टर प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, क्या क्या चीज़ का फैक्टर होता है, रेंट का होता है। अब वो कोई भी अगर इंडस्ट्रीज, कोई भी फैक्ट्री किस जगह पे है, उस जगह के हिसाब से उसकी रेंट लगती है। देन आफ्टर वेजेस, मजदूरी। अभी अगर आज के डेट में देखा जाए, जैसे सारे मजदूर की अभी इन्फ्लेशन हो गई, यहाँ से चले गए दूसरे राज्यों में ड्यू टू अपनी लॉकडाउन की वजह से, तो अभी मजदूरों की संख्या, लेबर्स की क्या है, नंबर ऑफ लेबर्स डिक्रीज हो गया, कम हो गया। लेकिन अगर अभी कोई प्रोडक्शन करना चाहे तो उसको वो लेबर जो है, जो पहले 200 रुपये में काम करते थे, आज 250 में आ जाएंगे, तो ये सीधा फैक्टर में आ जाएगा। इंटरेस्ट सेम, और तो जब जैसे ही आएगा तो प्रॉफिट के ऊपर वो इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो ये हमारे फैक्टर प्राइसिंग वो रिलेटेड टू पूरी प्रोडक्शंस के ऊपर है। Third one is the theory of economic welfare. What is the economic welfare? Theory of economic welfare basically deals with efficiency in allocations of resources. यहाँ पे ध्यान दीजिए, allocations of resources नंबर 1 पॉइंट, और efficiency in allocations of resources attain the maximum satisfaction of the कस्टमर का। अब ये इसमें हमने 2 चीज़ों का हमने देखा है, allocations of resources और maximum satisfaction of people who involves in the efficiencies। अब देखिए allocations of resources क्या है, रिसोर्स मीन्स क्या होता है कि वो सभी चीज़ें जो नेसेसरी वाले जो चीज़ें जो मिल करके कोई एक चीज़ की प्रोडक्शन करे, दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। हम कैसे बोलते हैं कि ये अपने इंडिया में मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, एटॉमिक रिसोर्सेज हैं, इटीसी बहुत सारे जो कोल माइंस, ये जो रिसोर्सेज रहेंगे वो सब रिसोर्सेज आ गए। तो इसमें अवेलेबिलिटी है, अगर हमारे पास उतने ही अवेलेबल रिसोर्सेस में, जैसे हमारे पास 100 रुपये हैं, एग्जाम्पल इस तरीके, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल 100 रुपये हैं, उस 100 रुपये को मैं कैसे खर्च करूं और कहां पे खर्च करूं, कितना खर्च करूं कि उससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिल सके उस कंज्यूमर बिहेवियर को। कोई अगर मोबाइल लेने जाता था, किसी को आईफोन चाहिए होता है, ही कैन पे 1 लाख, और कोई भाई माइक्रोमैक्स से भी लेके आता है 5000 रुपीज़, तो उसकी कैपेसिटी 5000 और 1 लाख, तो वो उसके पास रिसोर्सेज 1 लाख हैं, तो वो 1 लाख खर्चा करके खुश है, भाई मैंने मोबाइल खरीदा आईफोन, आई एम हैप्पी एंड आई एम सेटिस्फाइड। दूसरा माइक्रोमैक्स से 5000 लेकर के वो पॉकेट में चला गया, यार आई एम ऑल्सो हैविंग द मोबाइल ऑफ माइक्रोमैक्स, स्पेंडिंग 5000 रुपीज़। वो दोनों कस्टमर सेटिस्फाई है इन दैट अवेलेबल रिसोर्सेज। दिस इज द इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर। अब ये इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर को अगर हम देखें तो इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, इफिशियंसी इन कंजप्शंस एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। तो
फ्रेंड्स, efficiency in production means production maximum possible amount of goods and service from the given amount of service resources। जैसे मैंने बताया, अब ये प्रोडक्शन का है। कंपनी लोगों को अभी, जैसे हमने क्या बोलते हैं कंपनी को, या जो रिसोर्सेस आपको दिया गया, अगर जो कंपनी के जो प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, वो क्या बोलते हैं, देखो भाई हमारे पास 10 लेबर ही है, 1 टन आयरन का रड है, इससे हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन लेकर के मैक्सिमम सर्टिफिकेशन और मैक्सिमम प्रोडक्शन देना है। ये उनका हो गया इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। इफिशियंसी बढ़ाना, यूज करना उस प्रोडक्शन की कैपेसिटी को एट द मैक्सिमम लेवल इन द अवेलेबल रिसोर्सेस। दिस इज इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। सेम चीज इफिशियंसी इन कंजम्पशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था उसी तरीके से है। इफिशियंसी इन कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस अमॉन्ग द पीपुल फॉर कंजम्पशन इन सच ए वे एज टू मैक्सिमाइज द टोटल सेटिस्फिकेशन ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे मैं हिंदी में बताता हूँ। अभी जैसे हमारे पीएम साहब ने क्या बोला था, किसी को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सबको पूरा जरूरत की सामान पूरे लॉकडाउन में मिलेगी। मीन्स हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था है वो इतना एश्योर था कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है नेसेसरी गुड्स की इतने मात्रा में अवेलेबल है कि मैं पूरे इंडिया को हर जगह पे सप्लाई करके और उसको फुल कंजम्पशन में दे सकता हूँ। तो ये मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन ऑफ कंज्यूमर टू कंजम्पशन, दिस इज इफिशियंसी इन कंजम्पशन। फ्रेंड्स, तो हमने अभी इफिशियंसी इन कंजम्पशन देख लिया और लास्ट वन इज द ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी इंडिविजुअल लेवल पे, छोटे लेवल पे क्या है कि उसका हम अगर बोल सकते हैं, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर बाय द पीपल। मतलब उस जगह पे जो सबसे ज़्यादा मांग हो, डिमांड हो जिस गुड्स की, उसकी प्रोडक्शन करना, ये ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी में आता है। एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो अगर मैं अभी अपनी महाराष्ट्र के लिए बात करूँ तो महाराष्ट्र में अगर हम खाने की बात करते हैं तो वड़ा पाव इज़ द फेमस, तो यहाँ पे मोस्ट डिमांडेबल है, तो ओवरऑल इकोनॉमिक हो गया। उसी तरीके से बिहार में जाते हैं तो लिट्टी चोखा का हो गया। और टेक्नोलॉजी में भी जाइए तो टेक्नोलॉजी में क्या है, महाराष्ट्र IT हब है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी गुड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी है कि उस पर्टिकुलर जगह पे उस जगह को सेटिस्फाई करने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड हो उसको सप्लाई करना और उसको प्रोडक्शन करना, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। यस, तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब देखेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका क्या क्या फीचर्स हैं। तो क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था, उसका डिफिनीशन देख लिया था, स्कोप देख लिया था, अब हम उसको फीचर्स देखेंगे। फीचर्स के बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हम उसको पढ़ेंगे अभी। तो फीचर्स में देयर आर 8 फीचर्स अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। मैं यहाँ पे क्लियर बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे वो सिलेबस कवर कर रहे हैं जो अपनी महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 12th की जो सिलेबस है। तो आपने जो बुक में दिया है 8 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ये सारे चीज़ें अगर मैं फोकस करूँ तो सब पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी स्नैपशॉट आपको देता हूँ। इंडिविजुअल यूनिट्स, जैसा कि पर्टिकुलर सिंगल यूनिट्स के लिए जो स्टडी को रिस्पॉन्सिबल हो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जैसे मान लीजिए कि लाइक इंडिविजुअल फॉर्म, छोटा सा एक कोई यूनिट हो गया, इंडिविजुअल प्राइसिंग पॉलिसी, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। अभी हम लोग घर के भी, अपना घर भी एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, क्योंकि जब बजट बनता है अपनी मार्च में तो इंडिया गवर्नमेंट क्या चीज़ की बजट बनाती है, एज अ होल, दिस इज माइक्रो। और हम जो अपनी घर की जो बजट बनाते हैं हर मंथ बनाते हैं, हर 1 तारीख को पगार आया भाई राशन भरने का है, तो हम क्या चीज़ की बजट बनाते हैं, माइक्रो एज ए इंडिविजुअल। तो यही है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। प्राइस थ्योरी भी हमने उसमें स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। प्राइस थ्योरी डिपेंड्स अपॉन द डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये जो जितने जो चीज़ अगर हम ऐड करेंगे तो प्राइस थ्योरी होता है। ये सेम चीज़ है, वही द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नोन है द प्राइस थ्योरी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे ये हुआ, जैसे मैंने बताया कि जिस चीज़ की स्कार्सिटी कम हो जाएगी उसकी प्राइस
हाई हो जाएगा। कम हो गई मतलब डिमांड ज़्यादा रहा, डिमांड ज़्यादा रहा, वो चीज़ मिलेगा नहीं मार्केट में, मिलेगा नहीं तो जो सेलर हैं अपने हिसाब से मनमाना हिसाब से रेट लगा के मोनोपोली मार्केट एक हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। आगे के चैप्टर में मैं बताऊंगा मार्केट कितने मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ये सारे मार्केट होते हैं, वो मैं बताऊंगा बाद की चीज़ है। तो मोनोपोली हो जाती है क्योंकि मेरे पास ही है, मेरे अलावा और किसी दूसरे के पास नहीं है, तो प्राइस हाई हो जाएगा। अगर सपोज दैट एग्जांपल में एक छोटा सा और लेना चाहता हूँ, अभी अगर कोरोना का वैक्सीन अगर इंडिया बना ले तो इंडिया हैव द मोनोपोली मार्केट फॉर दैट वैक्सीन, क्योंकि पूरे वर्ल्ड भारत से खरीदेगा और भारत चाहे जितने में बेचे उसकी मोनोपोली है क्योंकि उसने प्रोडक्शन किया है। थर्ड, पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ द बोथ द साइड LHS और RHS। जब बैलेंस हुआ तो हम उसको बोलते हैं दिस सिचुएशन इज द बैलेंस। ये हर जगह पे लागू होता है, साइंस में भी लागू होता है, ये अपने मैथ्स में भी लागू है और ये अपनी इकोनॉमिक्स में भी लागू है, सेम चीज़। तो बैलेंसिंग यहाँ पे ये है कि जब एक फैक्टर को मैं अगर कांस्टेंट करता हूँ, किसी भी एक फैक्टर को, तो अनदर फैक्टर्स अगर वेरिएबल भी रहें तो वो अगर वो बैलेंस होते हैं तो डिमांड एग्जाम्पल और सप्लाई, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये सारे जब इक्विलिब्रियम में होंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? सिचुएशन अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या है? वेरियस बायर, वेरियस सेलर, वेरियस प्रोडक्शन जो करने वाले हैं वो प्रोड्यूसर सब। तो जब मार्केट में सफिशिएंट गुड्स अवेलेबल, रिच इजली टू कस्टमर, तो ये सारे चीज़ें जब हो तो हम लोग बोलते हैं चलो पार्टिकुलर इक्विलिब्रियम हो गए बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन। certain yes, the based on fourth one is the based on certain assumption। certain assumption means कोई एक पार्टिकुलर चीज़ को मान लेना, मान करके उसके ऊपर जो हम उसकी फीचर्स को डिटरमाइन करते हैं, ये उसी का कंसेप्ट है। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट को अगर हम देखें, इसमें एम्प्लॉयमेंट को कहाँ कहाँ है, अनएम्प्लॉयमेंट को देखा जाता है, देन आफ्टर ये पॉलिसी हो गई, कुछ प्योर कैपिटलाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आते हैं। सेकेंड, फिफ्थ इज स्लाइसिंग मेथड। ये स्लाइसिंग मेथड में क्या हम आपको इजी बता सकते हैं? स्लाइसिंग मेथड इज द ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज स्लाइसिंग मेथड इन स्प्लिट और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी। स्प्लिट्स मतलब कैसे होता है? दो भाग में डिवाइड द होल इकोनॉमी इन टू पार्ट्स, एक होल इकोनॉमी इनटू टू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स और टू स्मॉल पार्ट्स सेपरेटली। एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो एक इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, कैसे हम लोग बोलते हैं? 4/4/3 एग्जाम्पल। तो 4 में से मतलब 4 आउट ऑफ 3 हमने ये लिया। तो इस तरीके से रहता है कि एक पूरी होल हो गई, पूरी होल इकोनॉमी स्टडी, उसमें से कुछ पार्ट को स्लिप्ट कर देना, स्लिप्ट करके चाहे डिवाइड करके उस एक इंडिविजुअल पार्ट्स को स्टडी करते हैं ना। तो जैसे एग्जांपल ये हमारा मान लो इकोनॉमी एज ए होल, और इसमें ये हम एज ए इनकम ग्रुप में इंडिविजुअल इनकम, और ये हमारा पूरी इनकम है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। तो इस नेशनल इनकम में से ये स्लिप्ट करके डिवाइड करके एक इंडिविजुअल इनकम की स्टडी को हम स्लिसिंग मेथड बोलते हैं। ये 6 इज द मार्जिनल प्रिंसिपल। तो यूज द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरीके से बेसिक टूल्स है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की। तो आपको जैसे पता है मार्जिनल मीन्स मार्जिन, मार्जिन मीन्स व्हाट? मार्जिन मीन्स द चेंज बाउट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। जो छोटा सा मार्जिनल, जो यार मार्जिनल काम था, मार्जिनल बैलेंस है, मार्जिनल चीज एकदम बेसिक लेवल से, तो दिस इज उस स्टडी को एक की टूल है, आगे रहेगा वो सब चीज़। तो हेल्प्स द स्टडी वेरिएबल थ्रू द चेंज। वो कौन कौन सी वेरिएबल्स है जिसके वजह से चेंजेज होते हैं, जिसके वजह से अनइक्विलिब्रियम चाहे इक्विलिब्रियम होते हैं, ये सारे हमें इस चिप्स में ये यहाँ पे स्टडी करने को आते हैं मार्जिनल प्रिंसिपल्स में। और ये एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये मार्केट स्ट्रक्चर में हमने जैसे बताया मार्केट बेसिकली 4 ही चीज़ों के ऊपर बेस होता है: सप्लाई, डिमांड, प्रोडक्शन, कंजप्शन।
बस ये 4 चीज़ों के ऊपर कोई भी मार्केट होता है। तो उसी के चीज़ का है। जब हम इकोनॉमिक्स में मार्केट का एक परफेक्ट कंपटीशन, तो मैंने आपको बताया था ना मोनोपोली, यहाँ पे देखो एक शब्द दिया है आपके बुक में, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोलिक और परफेक्ट कंपटीशन। ये 4 प्रकार का कंपटीशन होते हैं मार्केट में। मोनोपोली खुद का, तो ये आगे रहेगा, मैं आपको पूरा डिटेल्स बता। मोनोपोलिस्टिक एक पूरा होल का हो जाएगा, और ओलिगोपोली मतलब एक पार्टिकुलर सब चीज़ों की जो रहती है वो सब चीज़ें यहाँ पे मार्केट कंजम्पशंस में आएंगे। और लिमिटेड स्कोप, तो एंड लास्ट वन इज द लिमिटेड स्कोप। तो जैसे कि नाम से ही मालूम है, माइक्रो मतलब छोटा, लिमिटेड, तो लिमिटेड स्कोप है इस इकोनॉमिक्स के लिए। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स, पेमेंट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी मतलब छोटे लेवल की जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो इसलिए इसके स्कोप जो है लिमिटेड है। अनलिमिटेड जो है एज ए होल के लिए जब स्टडी करेंगे तो माइक्रो में जाएंगे। सो दिस इज आवर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक इम्पोर्टेंस ऑफ, इम्पोर्टेंस अभी तक फीचर हुआ, अब हम ले रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस, तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, फीचर्स उसको देखे थे, डिफिनीशंस देखे थे, अब हम देख रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? There are the 7 and 8 points given in our textbook. These are the importance of microeconomics. One is the price determination. What is the price determination? Price determination क्या है? Price determination नाम से ही क्लियर है कि मूल्य निर्धारण, मतलब किसी भी वस्तु की, गुड्स की या सर्विस की कितना प्राइस उस फ्री मार्केट में होना चाहिए। इस फ्री मार्केट में, फ्री व्हाट इज द फ्री मार्केट क्या है? फ्री मार्केट में वो है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई किसी भी कमोडिटी की इक्वल रहे, मतलब किसी भी चीज़ की स्कार्सिटी ना रहे, कोई भी ऐसा ना रहे कि मतलब अपनी इकोनॉमी या कंट्री अंदर कोई ये प्रॉब्लम में रहे, चाहे कोई पेंडेमिक आए, ये सब चीज़ें अगर ना रहे तो उस मार्केट को हम फ्री मार्केट में बोलेंगे। तो उस फ्री मार्केट में मतलब सिचुएशन जहाँ पे फेवरेबल हो, तो उसमें किसी भी प्राइस की और गुड्स की जो सर्विस डिटरमाइन करता है उसको हम प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट में इसको कोई इंटरफेयर नहीं होता है, इस क्योंकि ये माइक्रो है, छोटा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द मार्केट। जैसे हमने कल ही एग्जांपल लिया था जो सब्जी का है, कोरोना का, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगा? अगर कोई 50 का भी कांदा बेच रहा है, कोई 10 रुपये का भी बेचता था, कोई 100 का भी बेचता था, तो गवर्नमेंट हैव नॉट कंट्रोल ऑन दिस सिचुएशन एंड हैव नॉट इंटरफेयर इन द प्राइस डिटर्मिनेशन फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड इज द फ्री मार्केट इकोनॉमिक। फ्री मार्केट इकोनॉमिक क्या है? फ्री टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये फ्री मार्केट इकोनॉमिक मतलब वो जो भी प्रोड्यूसर है, चाहे जो भी माइक्रो इकोनॉमिक से जुड़े हुए लोग हैं, वो फ्री है रिगार्डिंग टेकिंग डिसीजन। तो कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, कहाँ प्रोडक्शन करना है, और कितना मतलब कितना मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, वो फ्री मार्केट इकोनॉमिक में डिसाइड होता है इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंडीशन में। थर्ड वन इज द फॉरेन ट्रेड। अब ये नाम से ही क्लियर है अपनी, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब विदेश व्यापार, जहाँ पे अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री, जब 2 कंट्रीज की इंटरनेशनल बाउंड्री के बाहर हम ट्रेड करते हैं, तो वो ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड बोलते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। जो तो उसमें फॉरेन ट्रेड में क्या है? इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन गुड्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है कि उसमें कितना इफेक्ट होनी चाहिए गुड्स की। टैरिफ मतलब जो कर जो लगता है टैक्सेस को, टैरिफ ऑफ गुड। करेंसी एक्सचेंज रेट, अब उस करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या है उस इंटरनेशनल कंट्री में जहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसकी करेंसी बहुत ही मायने होती है। जैसे अभी अपने इंडियन रुपीज, उधर डॉलर, तो करेंसी का क्या एक्सचेंज रेट होता है, दैट्स प्लेज द वाइटल रोल इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द फॉरेन ट्रेड। एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड वेयर 2 कंट्री एग्जिस्ट, जहाँ पे 2 देश मिल करके आपस में ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। इसमें अगर हम ऐसे शॉर्ट में अगर डिफिनीशन देना चाहें फॉरेन ट्रेड की, तो दे सकते हैं एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज टू इंटरनेशनल बाउंड्रीज, जहाँ पे गुड्स का, सर्विस का और कैपिटल का जब एक्सचेंज हो बिटवीन द 2 कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। यस, तो आफ्टर
foreign trade, we are going to learn economic model building. economic model building में क्या होता है, various complex economic situation with the help of economic models, the complex economic decision, मतलब एक ऐसा डिसीजन इस मॉडल्स में हम लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके लिए एक तरीके से बोल सकते हैं दिस इज द इम्पोर्टेंट डिसीजन, कॉम्प्लेक्स मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी बाय डेवलपमेंट वेरियस टर्म्स में आते हैं, जैसे कंसेप्ट हो गया, टर्मिनोलॉजी हो गए, टूल्स हो गया, इकोनॉमिक टूल्स हो गए, ये जितने जो सारे डिसीजन होते हैं, सप्लाई ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग को माइक्रो इकोनॉमिक्स में रेफर करता है. बिजनेस डिसीजन, फिफ्थ वन, बिजनेस डिसीजन में क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स. क्योंकि ये नाम से ही है बिजनेस डिसीजन कि हमें बिजनेस, कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसका हमें डिसीजन का क्या लेना है. तो बिजनेस डिसीजन इन द टर्म ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स द बिजनेस मैन फॉर टेकिंग द क्रूशियल एक्शन या क्रूशियल बिजनेस डिसीजन. कुछ भी एक ऐसा मतलब सॉलिड बिजनेस डिसीजन कि मुझे ये काम करने से वी कैन, यस, तो मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस डिसीजन में कोई भी बिजनेसमैन यही एक्शन लेता है, यही डिसीजन लेता है कि मैं अपने बिजनेस को कैसे मैक्सिमाइज करें इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, और देन आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट आउटपुट. मीन्स बिजनेस को डिसीजन लेकर के एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना इन द टर्म ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द सिंगल और इंडिविजुअल के लिए, और यूजफुल फॉर गवर्नमेंट. ये ऐसा नहीं है कि दिस इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स सो इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर आवर गवर्नमेंट और इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर आवर ऑडिट पर्पस. बिकॉज अब क्या है कि छोटे छोटे यूनिट बन करके ही एक लंबे यूनिट्स एक बड़ा सा एक बिल्डिंग बनता है. सो ईच यूनिट एंड ईच सेल इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ डेफिनिट और बिल्डिंग अ सॉलिड पिलर. सो तो यूजफुल ऑफ गवर्नमेंट के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ठीक है छोटे से जाएगा, लेकिन अब कोई गवर्नमेंट जब इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है तो फार्मर की, जैसे किसानों के लिए पॉलिसी हो गई, मोनेटाइजेशन पॉलिसी हो गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, देन आफ्टर छोटे लेवल पे, राज्य स्तरीय, ग्रामीण स्तरीय, पंचायत के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे जो लेवल पे, जो ब्लॉक लेवल पे जो पॉलिसी बनती है, तो सारे जो पॉलिसी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं. दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर गवर्नमेंट टू टेक अ डिसीजन एज ए होल विच रेफर्स टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स. टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स तो हमेशा छोटे से ही ऊपर जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो या कंपनी हो. तो उस टैक्सेशन पॉलिसीज भी जब बजटिंग होती है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, तो वो टैक्सेशन पॉलिसी को हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. पब्लिक एक्सपेंचर, प्राइसिंग पॉलिसी, ये सारे जितने जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी वो सब एक छोटे यूनिट से बन करके बड़े यूनिट तक जाते हैं और हेल्प फॉर यूजफुल फॉर गवर्नमेंट. और लास्ट वन इज द बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स. जो हमने पीछे भी एक बार बोला था कि वेलफेयर मीन्स क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द बेस्ट एलोकेशन. जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें बेस्ट टू बेस्ट रिसोर्सेज को यूज करके ऑप्टिमम रिसोर्स यूज किया और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तो डियर फ्रेंड, आज हम लोगों ने पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, लिमिटेशंस हैं, उसके स्कोप हो गए, डिफिनीशंस हो गए, ये सब हम लोगों ने देख लिया. अभी अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको कल ही लोड कर दूंगा उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें आपको पूरा डिटेल्स करूंगा. मैं दोनों वीडियो साथ में बना सकता था लेकिन नहीं बनाया ताकि आपको ज़्यादा ये कन्फ्यूजन ना हो और वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरी डिटेल्स आपको मैं समझा सकूँ. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं सेकेंड पार्ट मैं लोड करूँगा. तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.